नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस सबसे पसंदीदा प्रोग्राम में जिसका नाम है जिंदगी तेरी मेरी कहानी है। यानी आपकी और हमारी कहानियों की अनूठी श्रृंखला। दीक्षा स्टूडियो की इस बेहद ख़ास प्रस्तुति में हर बार एक नई कहानी से आपको रूबरू कराते हैं। आज यानी एपिसोड 13 की कहानी कुछ खास है। हम आपके बीच लेकर आए हैं शिवमूर्ति जी की कहानी। शिवमूर्ति जी की कहानियों में, उनकी रचनाओं में वर्तमान समय का ग्रामीण अंचल बहुत ही भोले रूप में प्रस्तुत होता है। त्रिशूल, तर्पण, आखिरी छलांग और कसाई बाड़ा जैसे बहुत ही शानदार उपन्यास और कहानियाँ आपकी कलम से ही निकली हैं। तेरिया चरित्र, बनाना रिपब्लिक, आपकी इन कहानियों पर फिल्में भी बन चुकी हैं। तो शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी, श्री उपमा जोग। घंटी बजती है। एक आदमी पर्दा उठाकर कमरे से बाहर निकलता है। अर्दली बाहर प्रतीक्षारत लोगों में से एक आदमी को इशारा करता है। वो आदमी जल्दी जल्दी अंदर जाता है। सवेरे 8 बजे से यही क्रम जारी है। अभी 10 बजे एसडीएम साहब को दौरे पर भी जाना है, लेकिन भीड़ है कि कम होने का नाम नहीं ले रही। किसी को खेत की समस्या है तो किसी को सीमेंट की, किसी को चीनी की तो किसी को लाइसेंस की। समस्याएं ही समस्याएं। 9:45 बजे एक लंबी घंटी बजती है। प्रत्युत्तर में अर्दली भागा भागा भीतर जाता है। कितने मुलाकाती हैं अभी? हुजूर 7-8 होंगे। एक काम करो, सबको एक साथ भेज दो। अगले ही क्षण कई लोगों का झुंड अंदर घुसता है, लेकिन 10-11 साल का एक लड़का अभी भी बाहर बरामदे में खड़ा है। उसे देखकर अर्दली झुल्लाता है। अरे तू अब तक खड़ा क्यों भाई? तू भी अंदर जा, मुझे अकेले में मिलना है साहब से। लड़का मिनमिनाता है। इस पर अर्दली भड़क जाता है। आखिर ऐसा क्या है जो तू सवेरे से अकेले अकेले की रट लगा रहा है? लड़के के हाथ में एक चिट्ठी होती है। वो उसे देखकर कहता है, क्या है इस चिट्ठी में? बोल, है क्या चाहिए? चीनी, सीमेंट? अच्छा, मिट्टी का तेल चाहिए तुझे? अर्दली की बात सुनकर लड़का चुप रहता है। वो चिट्ठी को वापस अपनी जेब में डाल लेता है। अर्दली लड़के को ध्यान से देख रहा है। लड़के ने मटमैली से सूती कमीज और पैजामा पहन रखा है। उसके गले में लाल रंग का गमछा है। उसके छोटे कड़े खड़े रूखे बाल, नंगे पांव उसकी गरीबी को बयां कर रहे हैं। अपरिचित माहौल में किंचित संभ्रमित, अविश्वासी और कठोर सा, दूर देहात से आया हुआ लगता है। इधर उनका ड्राइवर आकर जीप पूछने लगता है। फिर इंजन स्टार्ट करके पानी डालता है। लड़का जीप के आगे पीछे हो रहा है। थोड़ी देर में अर्दली निकलता है, साहब की मैगजीन, रूल, पान का डिब्बा, सिगरेट का पैकेट और माचिस लेकर। फिर निकलते हैं साहब, धूप छावी चश्मा लगाए, चेहरे पर अभिजात और गंभीरता ओढ़ी हुई। लड़के पर नज़र पड़ते ही पूछते हैं, बोलो बेटे कैसे? लड़का सहसा कुछ बोल नहीं पा रहा है। वो संभ्रम नमस्कार करता है। साहब जीप में बैठते हुए पूछते हैं, काम बोलो अपना जल्दी, क्या चाहिए? अर्दली बोलता है, हुजूर मैंने इससे लाख बार पूछा कि क्या काम है, काम तो बताना ही पड़ता है ना। कहता है, साहब से अकेले में बताना है। अच्छा, अकेले में बताना है तो फिर कल मिलना। जीप रेंगने लगती है। लड़का एक क्षण असमंजस में रहता है, फिर जीप के बगल में दौड़ते हुए जेब से निकाल कर चिट्ठी साहब की गोद में फेंक देता है। ठीक है, तुम बाद में मिलना। हाँ, साहब एक चालू आश्वासन देकर चले जाते हैं। तब तक लड़का पीछे छूट जाता है, लेकिन चिट्ठी की गंवारू शक्ल उनकी उत्सुकता बढ़ा देती है। उसे आटे की लेई से चिपकाया गया है। वो चिट्ठी खोलकर पढ़ना शुरू करते हैं। सरब श्री उपमा जोग, खत लिखा लालू की माई की तरफ से। लालू के पप्पा को पाँव छूना पहुँचे। इतना पढ़ते ही साहब को अचानक जैसे करंट लग जाता है। लालू की माई की चिट्ठी। इतने दिनों बाद उनका चेहरा पसीने से तरबतर हो जाता है। एक पल के लिए वे सन्न रह जाते हैं। वो तिरछी आंखों से बैक मिरर में देखते हैं। ड्राइवर निर्विकार जीप चलाए जा रहा है। अर्दली
ऊँघते हुए झूलने लगा है। वो एक बार फिर से चिट्ठी खोलते हैं, पढ़ने लगते हैं। आगे का समाचार मालूम हो, हम लोग यहाँ पर राजी खुशी से हैं और आपकी राजी खुशी भगवान से नेक मनाया करते हैं। आगे लालू के बप्पा को मालूम हो कि हम अपनी याद दिलाकर आपको दुखी नहीं करना चाहते, लेकिन कुछ ऐसी मुसीबत आ गई है कि लालू को आपके पास भेजना ज़रूरी हो गया है। लालू 10 महीने का था तब आप आखिरी बार गांव आए थे। उस बात को 10 साल होने जा रहे हैं। इधर 2-3 साल से आपके चाचा जी ने हम लोगों को सताना शुरू कर दिया है। किसी न किसी बहाने से हमको, लालू को और कभी कभी कमला को भी मारते पीटते रहते हैं। जानते हैं कि आपने हम लोगों को छोड़ दिया है, इसलिए गांव भर में कहते हैं कि लालू आपका बेटा नहीं है। वो चाहते हैं कि हम लोग गांव छोड़कर भाग जाएं, तो सारी खेती बाड़ी, घर द्वार सब उनके कब्जे में हो जाए। आज 8 दिन हुए, आपके चाचा जी हमें बड़ी मार मारे। मेरा एक दांत टूट गया, हाथ पांव सूज गए हैं। कहते हैं गांव छोड़कर भाग जाओ, नहीं तो मातारी बेटे का मूड़ काट लेंगे। अपने हिस्से का महुए का पेड़ व जबरदस्ती कटवा लिए हैं। कमला अब 17 बरस की हो गई है। मैंने बहुत दौड़ धूप करके एक जगह उसकी शादी पक्की की है। अगर आपके चाचा जी मेरी झूठी बदनामी लड़के वाले तक पहुंचा देंगे तो मेरी बिटिया की शादी भी टूट जाएगी। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि एक बार घर आकर अपने चाचा जी को समझा दीजिए, नहीं तो लालू को एक चिट्ठी ही दे दीजिए अपने चाचा जी के नाम। नहीं तो आपके आंख फेरने से हम भीगी बिलार बने ही हैं। अब ये गांव डी भी छूट जाएगा। राम खिलावन मास्टर ने अखबार देखकर बताया कि आप इस जिले में हैं, इसी जगह पर लालू को भेज रही हूँ। चिट्ठी पढ़कर साहब एक लंबी सांस लेते हैं। उन्हें याद आता है कि लड़का पीछे बंगले पर छूट गया है। कहीं किसी को अपना परिचय दे दिया तो, लेकिन अब इतने दूर आ गए हैं कि वापस लौटना उचित नहीं लग रहा है। फिर वापस चलकर सबके सामने उससे बात भी तो नहीं की जा सकती। उन्हें प्यास लगाई है। वो ड्राइवर से कहते हैं, जी प्रभु ना, ज़रा प्यास लगी है। पानी और चाय पीकर सिगरेट सुलगाया उन्होंने, और तब धीरे धीरे प्रकृतिस्थ हो रहे हैं। उनके मस्तिष्क में 10 साल पुराना गांव उभर रहा है। गांव जहां उनका प्रिय साथी था महुए का पेड़, जो अब नहीं रहा। उसी की जड़ पर बैठकर सवेरे से शाम तक कंपटीशन की तैयारी करते थे वे। गांव जहां उनकी उस समय की प्रिय बेटी कमला थी, जिसके लाल लाल नरम होंठ कितने सुंदर लगते थे। महुए की पेड़ पर बैठकर कौवा जब कां कां बोलता तो जमीन पर बैठी नन्ही कमला उसे दोहराती, कां कां। कौवा थक हार कर उड़ जाता तो वो ताली पीटती थी। कमला अब सयानी हो गई है, उसकी शादी होने वाली है, एक दिन हो भी जाएगी। विदा होते समय अपने छोटे भाई का पांव पकड़कर रोएगी। बाप का पांव नहीं रहेगा पकड़कर रोने के लिए। भाई आश्वासन देगा कंधा पकड़कर, आफत विपत में साथ देने का। बाप की शायद कोई धुंधली सी तस्वीर उभरी उसके दिमाग में। फिर उनके दिमाग में पत्नी के टूटे दांत वाला चेहरा घूम गया। दीनता की मूर्ति, अति परिश्रम, कुपोषण और पति की निष्ठुरता से कृश सूखा शरीर, हाथ पांव सूजे हुए मार से। बहुत गरीबी के दिन थे जब उनका गौना हुआ था। इंटर ही पास किया था उस साल। लालू की माई बलिष्ठ कदकाठी की हिम्मत और जीवट वाली महिला थी, निरक्षर लेकिन आशा और आत्मविश्वास की मूर्ति। उसे देखकर उनके मन में श्रद्धा होती थी उसके प्रति। इतनी आस्था हो जिंदगी और परिश्रम में तो संसार की कोई भी वस्तु अलग नहीं रह सकती। बीए पास करते करते कमला पैदा हो गई थी। उसके बाद बेरोजगारी के वर्षों में लगातार हिम्मत बनाती रहती थी। अपने गहने बेचकर प्रतियोगिता परीक्षा की फीस
और पुस्तकों की व्यवस्था की थी उसने। खेती बाड़ी का सारा जिम्मा अपने ऊपर लेकर उन्हें परीक्षा की तैयारी के लिए मुक्त कर दिया था। रबी की सिंचाई की दिनों में सारे दिन बच्ची को पेड़ के नीचे लिटाकर कुएं पर पुर हाँका करती थी। हरी सब्जी खरीदना संभव नहीं था, इसलिए छप्पर पर चढ़ी हुई नेनुआ की लताओं को वो अगहन पूछ तक बाल्टी भर भर पानी से सींचती रहती थी, जिससे उन्हें हरी सब्जी मिलती रहे। रोज सवेरे ताज़ी रोटी बनाकर उन्हें खिलाती थी और ख़ुद बासी खाकर लड़की को लेकर खेत पर चली जाती थी। एक बकरी लाई थी वो अपने मायके से, जिससे उन्हें सवेरे थोड़ा दूध या चाय मिल सके। रात को भी सोते समय पूछती, अभी कितनी किताब और पढ़ना बाकी है साहबी वाली नौकरी पाने के लिए। वे उसके प्रश्न पर मुस्कुरा देते, कुछ कहा नहीं जा सकता। सारी किताबें पढ़ लेने के बाद भी ज़रूरी नहीं कि साहब बन ही जाए, ऐसा मत सोचा करिए। वो कहती, मेहनत करेंगे तो भगवान उसका फल ज़रूर देंगे। ये उसी के त्याग, तपस्या और आस्था का परिणाम था कि एक ही बार में उनका सिलेक्शन हो गया था। परिणाम निकला तो वो खुद आश्चर्यचकित थे। घर आकर एकांत में पत्नी को गले से लगा लिया था। वाणी अवरुद्ध हो गई थी। उसको पता लगा तो वो बड़ी देर तक निस्पंद रोती रही, बेआवाज, सिर्फ आंसू झरते रहे थे। पूछने पर बताया कि खुशी के आंसू हैं। गांव की औरतें ताना मारती थी कि खुद धोएगी गोबर और बतार को बनाएगी कप्तान, लेकिन अब कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरी पत बच गई। वे भी रोने लगे थे उसका कंधा पकड़कर। जाने कितनी मनोतियां मानी हुई थी वो। सत्यनारायण, संतोषी, शुक्रवार, विंध्याचल सब एक एक करके पूरा किया था। सर्विस ज्वाइन करने के बाद 1-1.5 साल तक तो हर माह के द्वितीय शनिवार और रविवार को गांव जाते रहे थे। पिता, पत्नी, पुत्री सबके लिए कपड़े लत्ते और घर की अन्य छोटी मोटी चीज़ें जो अभी तक पैसे के अभाव के कारण नहीं थी, एक एक करके लाने लगे थे। पत्नी को पढ़ाने के लिए एक ट्यूटर लगा दिया था। पत्नी की देहाती ढंग से पहनी गई साड़ी और घिसे पिटे कपड़े अब उनकी आंखों में चुभने लगे थे। 1-2 बार शहर में ले जाकर फिल्म वगैरह भी दिखा लाए थे, जिसका अनुकरण करके वो अपने में आवश्यक सुधार ला सके। उसे खड़ी बोली बोलने का अभ्यास भी कराया करते थे, लेकिन घर गृहस्थी के अथाह काम और बीमार ससुर की सेवा में इतना समय वो निकाल नहीं पाती थी, जिससे पति की इच्छा के अनुसार वो अपने में परिवर्तन ला पाती। वो महसूस करती थी कि उसके गंवारेपन के कारण वे अक्सर खींच उठते हैं और कभी कभी तो रात में कहते कि उठकर नहा लो और कपड़े बदलो, तब आओ मेरे पास सोने के लिए। भूसे जैसी गंध आती है तुम्हारे शरीर से। उस समय वो कुछ न बोलती, चुपचाप आदेश का पालन करती, लेकिन जब अनुकूल वातावरण पाती तो मुस्कुरा कर कहती, अब मैं आपके जोक नहीं रह गई हूँ, कोई शहराती महम ढूंढ लीजिए अपने लिए। क्यों, तुम कहाँ जाओगी? जाऊँगी कहाँ, यहाँ रहकर ससुर जी की सेवा करूँगी, आपका घर द्वार संभालूंगी। जब कभी आप गांव आएंगे तो आपकी भी सेवा करूंगी। तुमने मेरे लिए इतना दुख झेला है, तुम्हारे ही पुण्य प्रताप से आज मैं धूल से आसमान पर पहुंचा हूँ। गाढ़े समय में सहारा दिया है, तुम्हें छोड़ दूंगा तो नरक में भी जगह न मिलेगी मुझे। लेकिन उनके अंदर उस समय भी कहीं कोई चोर छिपा बैठा था, जिसे वे पहचान नहीं पाए थे। जिस साल लालू पैदा हुआ उसी साल पिताजी का देहांत हो गया। क्रियाकर्म करके वापस गए तो मन गांव से थोड़ा उचटने लगा था। 2 बच्चों की प्रसूति और कुपोषण से पत्नी का स्वास्थ्य उखड़ गया था। शहर की आबो हवा और साथी अधिकारियों के घर परिवार का वातावरण हीन भावना पैदा करने लगा था। जिंदगी के प्रति दृष्टिकोण बदलने लगा था। गांव कई महीनों बाद आने लगे थे और आने पर पत्नी जब घर की समस्याएं बताती तो लगता कि
ये किसी और की समस्याएं हैं जिनसे उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। वो शहर में अपने को अनमैरिड बताते थे। इस समय तक उनकी जान पहचान जिला न्यायाधीश की लड़की ममता से हो चुकी थी और उसके सानिध्य के कारण पत्नी से जुड़ा रहा सहा रागात्मक संबंध भी अब अत्यंत क्षीण हो चला था। 3-4 महीने बाद फिर गांव आए तो पत्नी ने टोका, इस बार काफ़ी दुबले हो गए हो, लगता है काफ़ी काम रहता है वहाँ, बहुत गुमसुम भी रहने लगे हैं, क्या सोचते रहते हैं। वे इसकी बात को टाल गए थे। रात में उसने कहा, इस बार मैं भी चलूँगी आपके साथ, अकेले में तो आपकी देह गल जाएगी। इतना सुनते ही वो चौंक गए थे। लेकिन यहाँ की खेती बाड़ी, घर द्वार, ये सब कौन देखेगा। अब तो पिताजी भी नहीं रहे, तो खेती बाड़ी के लिए अपना शरीर सुखाइएगा, तुम फालतू में चिंता करती हो। लेकिन वो कुछ और सुनना चाहती थी। बोली थी, फिर आप शादी क्यों नहीं कर लेते वहाँ किसी पढ़ी लिखी लड़की से। मैं तो शहर में आपके साथ रहने लायक भी नहीं हूँ। कौन सिखाता है तुम्हें इतनी बातें, सिखाएगा कौन, ये तो सनातन से होता आया है। मैं तो आपकी सीता हूँ, जब तक वनवास में रहना पड़ा साथ रही, लेकिन राजपाट मिल जाने के बाद तो सोने की सीता ही साथ में रहेगी। लालू के बाबू, सीता को तो आगे भी वनवास ही लिखा रहता है। चुपचाप सो जाओ, उन्होंने कहा। लेकिन वो सोई नहीं, बड़ी देर तक छाती पर सिर रखकर पड़ी रही। फिर बोली, एक गीत सुनाऊं आपको, मेरी माँ कभी कभी गाया करती थी। सौतनिया संग रास रचावत, मोसंग रास भुला, ये बतिया को कहत बटोही, ये बतिया को कहत बटोही, तो लगत कर जवा में बा, समरिया भूले हमें, समरिया भूले हमें। गीत सुनकर वो अंदर तक हिल गए, उसे दिलासा देते रहे कि वो भ्रम में पड़ गई है, पर वो तो जैसे भविष्य दृष्टा थी। आगत जो भी उसके सामने भी बहुत स्पष्ट नहीं था, उसने साफ देख लिया था। उसके सीने में उसने कहीं ममता की गंध पाली थी। उस बार गांव से आए तो फिर 5-6 महीने तक वापस जाने का मौका ही नहीं लग पाया। इसी बीच ममता से उनका विवाह हो गया। विवाह के 2-3 महीने गांव से पत्नी का पत्र आया कि कमला को चेचक निकल आई है, लालू भी बहुत बीमार है, मौका निकाल कर चले आइए। लेकिन गांव में पत्र मिलने के महीने भर बाद ही जा सके। कोई बहाना ही नहीं समझ में आ रहा था जो ममता से किया जा सके। दोनों बच्चे तब तक ठीक हो चुके थे, लेकिन उनके पहुंचने के साथ ही उसकी आंखें झरने से झरनी शुरू हो गई थी। कुछ बोली नहीं थी। रात में फिर वही गीत बड़ी देर तक गाती रही थी। उनका हाथ पकड़कर कहा था, लगता है आप मेरे हाथों से फिसलते जा रहे हैं और मैं आपको संभाल नहीं पा रही। वे इस बार कोई आश्वासन नहीं दे पाए थे। उसका रोना धोना उन्हें काफी अन्यमनस्क बना रहा था। वे उकताए हुए से थे। अगले ही दिन वापस जाने को तैयार हो गए थे। घर से निकलने लगे तो वो आधे घंटे तक पांव पकड़कर रोती रही थी। फिर लड़की को पैरों पर झुकाया था। नन्हे लालू को पैरों पर लिटा दिया था, जैसे सब कुछ लुट गया हो, ऐसी लग रही थी वो। दीन, हीन, मलिन। वे जान छुड़ाकर बाहर निकल आए थे। वही उनका अंतिम मिलन था। तब से
10 साल के करीब होने को आए, वे न कभी गांव गए, ना ही कोई चिट्ठी पत्री लिखी। हाँ, करीब साल भर बाद पत्नी की चिट्ठी ज़रूर आई थी। न जाने कैसे उसे पता लग गया था। लिखा था, कमला नई अम्मा के बारे में पूछती है, कभी ले आइए उनको गांव। दिखा बता जाइए कि गांव में भी उनकी खेती बाड़ी है, घर द्वार है। लालू अब दौड़ लेता है। तिवारी बाबा उसका हाथ देखकर बता रहे थे कि लड़का भी बाप की तरह तोता चश्म होगा। जैसे तोते को पालिए पोसिए खिलाइए पिलाइए, लेकिन मौका पाते ही उड़ जाता है, पोस नहीं मानता, वैसे ही ये भी। तो मैंने कहा था, बाबा तोता पंछी होता है, फिर भी अपनी आन नहीं छोड़ता, ज़रूर उड़ जाता है। तो आदमी होकर भला कोई कैसे अपनी आन छोड़ दे, पूछना कैसे छोड़ दे। उन्होंने इस पत्र का कोई उत्तर नहीं भेजा था। हाँ, वो पत्र ममता के हाथों में ज़रूर पड़ गया था, जिसके कारण महीनों घर में रोना धोना और तनाव व्याप्त रहा था। और करीब 9 साल बाद आज ये दूसरा पत्र है। पत्र उनके हाथों में बड़ी देर तक कांपता रहा और फिर उसे उन्होंने जेब में रख लिया। मन में सवाल उठने लगे, क्या मिला उसको? उन्हें आगे बढ़ाकर कोई बेरोजगार रहते, गांव में खेती बाड़ी करते, वो कंधे से कंधा भिड़ाकर खेत में मेहनत करती, रात में दोनों सुख की नींद सोते, तीनों लोगों का सुख उसकी मुट्ठी में रहता। उन्हें आगे बढ़ाकर वो पीछे छूट गई, बहुत पीछे। माथे का सिंदूर और हाथ की चूड़ियां निरंतर दुख देती रही हैं उसे। सारे दिन किसी कार्यक्रम में उनका मन नहीं लगता। शाम को जीप वापस लौट रही है। उनके मस्तिष्क में लड़के का चेहरा उभर आया है, जैसे मरुभूमि में खड़ा हुआ अशेष जिजीविषा वाला बबूल का कोई शिशु झाड़, जिसे कोई झंझावात डिगा नहीं सकता, कोई तपिश सुखा नहीं सकती, उपेक्षा की धूप में जो हरा भरा रह लेगा, अनुग्रह की बाढ़ में जो गल जाएगा। जीप गेट के अंदर मुड़ती है तो गेट से सटे चबूतरे पर लड़का औंधा लेटा दिखाई देता है। जीप आगे बढ़ जाती है। अंदर उनकी 4 साल की बेटी टीवी देख रही है। आहट पाकर दौड़ी आती है और पैरों से लिपट जाती है। फिर महत्वपूर्ण सूचना देती है, पापा पापा, वो बदमाश लड़का बरामदे तक घुस आया था। मम्मी पूछती तो बोलता नहीं था, भगाती तो भागता नहीं था। इस पर मैंने अपनी खिलौना मोटर फेंक कर उसे मारा। उसका माथा कटने से खून बहकर मुंह में जाने लगा तो थू थू करता हुआ भागा। और पापा, वो जरूर बदमाश था, जरा भी रोया नहीं, बस घूर रहा था। बाहर चपरासियों के लड़के उसे मार रहे थे। वॉश बेसिन की तरफ बढ़ते हुए वे ममता से पूछते हैं, कौन था? शायद आपके गांव से आया था। भेंट नहीं हुई क्या? मैं तो अभी चला आ रहा हूँ। कहाँ गया वो लड़का? नाम नहीं बताता था, काम नहीं बताता था, कहता था सिर्फ साहब को बताऊंगा। फिर लड़के तंग करने लगे तो बाहर चला गया। कुछ खाना पीना? पहले ये बताइए कि वो है कौन? एकाएक ममता का स्वर कर्कश और तेज हो गया। उस चुड़ैल की औलाद तो नहीं जिसे आप गांव का राजपाट देकर आए हैं? ऐसा हुआ तो खबरदार, जो उसे गेट के अंदर भिलाए, खून पी जाऊंगी। वे चुपचाप ड्राइंग रूम में पड़े सोफे पर निढाल पड़ गए हैं। चक्कर आने लगा है, शायद रक्तचाप बढ़ गया है। बाहर फागुनी जाड़ा बढ़ता जा रहा है। सवेरे उठकर वे देखते हैं चबूतरे पर गांव नहीं है। वे
चैन की सांस लेते हैं। तो ये थी शिवमूर्ति जी की लिखी कहानी श्री उपमा जोग। पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने कमेंट से हमें अवगत कराइएगा। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे अच्छी और बेहतरीन कहानियों का यह सिलसिला आपके साथ और मजबूती से जुड़ा रहे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।